हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण और इस बुक का हम आज 9वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 9वां टॉपिक है पर्यावरणीय प्रदूषण कारक एवं प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसके बारे में इन कारकों को पढ़ेंगे और इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पे, इनको देखेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम जिन प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण के बाद 1-2 प्रदूषण और है, जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण वगैरह, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम हाफ पार्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी कि इस लेसन के आधे पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण। पहले पर्यावरण, ये प्रदूषण क्या है, हम ये ऊपर की लाइनें छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों के लिए। तो डायरेक्ट हम डिफिनेशन पे आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की डिफिनेशन दी गई है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि, ये पर्यावरण के घटक है। इनमें होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिनका जीवधारियों एवं अन्य घटकों पर हानिकर प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। ये होगी इसकी डेफिनेशन, यानी कि ये जो घटक हैं, इनमें जब जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो सही न हो, गलत तरीके से परिवर्तन हो, तो वो परिवर्तन कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और यही प्रभाव क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण प्रदूषण। अब आगे देखिए, दिया गया है। आइए विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों एवं उनके परिणामों को जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको दिया है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थों की उपस्थिति जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का कारण भी होता है। अब यहाँ दिया है जल प्रदूषण के वो कौन से कारक हैं, यानी किन कारणों से वो प्रदूषित हो रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ज्यादातर पॉइंट आपकी निगाह में होंगे, इक्का दुक्का पॉइंट है जो न जानते हो आप। पहला, उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार के घरेलू और वैसे उद्योग स्थापित हो रहे हैं जिनसे अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। यह अपशिष्ट पदार्थ नदियों और झीलों, तालाबों में सीधे डायरेक्ट डाल दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। अगला है मानव की दैनिक क्रियाएं। मानव जीवन में बहुत सी दैनिक क्रियाएं, बहुत सी क्या, लगभग सारी ही क्रियाएं ऐसी हैं जो कहीं न कहीं पानी से अटैच है। तो नदी, तालाबों आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, सीवेज लाइन का गंदा पानी इसमें प्रवाहित करके ये जल है इसे प्रदूषित किया जा रहा है। और ये इनके मानव दैनिक क्रियाओं के द्वारा हो रहा है। आगे दिया है कृषि एवं कीटनाशक दवाएं। अब आप सोचेंगे कि कीटनाशक दवाएं तो खेतों में प्रयोग की जाती है, पौधों पर प्रयोग की जाती है, तो इससे जल कैसे प्रदूषित होगा? तो फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद्य में कीटनाशक भी क्या है, आपके जल को प्रदूषित कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि जब आप फसलों पर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो ये कीटनाशक धीरे धीरे फिर जमीन पे आता है, क्योंकि खेतों की सिंचाई होती है, खेतों की सतह पर भी जाता है। और फिर ये जल जो होता है पूरी तरह से उड़ता नहीं है, ये धीरे धीरे इसका फिर भूजल जो आपका जल है उसमें मिल जाता है और उस जल को ये गंदा करता है। आगे देखिए, आगे दिया है कि जल प्रदूषण के प्रभाव। अब ये जो जल प्रदूषण हो रहा है, अभी पीछे आपने देखा, तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रदूषित जल का प्रभाव जलीय जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मानव पर पड़ता है। प्रदूषित जल को पीने से बीमारियां होती हैं। जल जनित जो बीमारियां हैं उसके बारे में दिया गया है। जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु और अमीबा के कारण पेयजल के माध्यम से अथवा एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलती हैं। यहाँ से एक प्रश्न आया था, देख लेते हैं उसे भी। ये जो आप देख रहे हैं ना, येलो कलर का बॉक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि पेचिस किससे होता है, अमीबा से, जीवाणु से या विषाणु से? तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक प्रश्न यहाँ से ये बना था कि एकत्रित जल से होने वाली बीमारियां। अब आप सोच रहे हैं कि एकत्रित जल से कौन सी बीमारियां होगी? तो जब एकत्रित हो जाता है तो वहां मच्छर पनपते हैं, और मच्छरों से जो बीमारियां होती हैं वही बीमारियां आप वहां पे टिक करेंगे जो जल एकत्रित होने से होती है। तो कौन सी बीमारियां होती हैं आपके यहाँ पे दिया है? एडीज, एनाफिलीज आदि पनपते हैं। ये एक मच्छर की प्रजाति है और इनके काटने से डेंगू और मलेरिया, चिकुनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं। तो ये एकत्रित जल से होने वाली बीमारियां हैं। लेकिन दूषित जल यानी कि गंदे जल का अगर हम सेवन करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे कौन सी बीमारियां होती हैं? तो पेचिस होता है, और पेचिस जल में अमीबा की उपस्थिति की वजह से होता है। अतिसार जीवाणुओं के द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणुओं द्वारा होता है।
पीलिया विषाणु द्वारा होता है, वहीं हैजा जीवाणुओं के माध्यम से होता है। तो कौन सी बीमारियां किससे हो रही हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, और ये पॉइंट अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। जल जनित रोगों से बचाव कैसे करें, देख लेते हैं एक नजर। अपने परिवेश को स्वच्छ रखें, आसपास कूड़ा करकट व एकत्र न होने दें। पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें तथा पेयजल को स्वच्छ स्थान पर ढककर रखें। अपने आसपास जल एकत्रित न होने दें। जल स्रोतों को अपने दैनिक क्रियाकलापों से दूर रखें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। रोग होने पर चिकित्सक की सलाह लें और मच्छरों से बचने के लिए कॉइल, गुड नाइट वगैरह इनका प्रयोग न करें, क्योंकि ये भी हानिकारक होते हैं। तो ये है जल जनित रोगों से बचाव। अब यहाँ पे देखिए ये एक बॉक्स दिया है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉक्स है और यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है आपकी एग्जाम में। है क्या? मीना माता। यहाँ पे आपको ये मीना माता है, कहीं कहीं पे आपको नियामता नामक नाम से भी इसको जाना जाता है। रोग जापान देश के कुमामोटी कोमितांग क्षेत्र की एक कंपनी चिस्सो कारपोरेशन ने 1932 से 1968 के बीच पारे के अपशिष्ट के रूप में मीना माता खाड़ी में फेंक दिया। ये अपशिष्ट है और इस अपशिष्ट को उन्होंने कहाँ फेंका था? मीना माता खाड़ी में। इसमें खाड़ी के जल का प्रदूषण स्तर बहुत अधिक हो गया। खाड़ी के मछलियों में यह पारा जहर के रूप में प्रवेश कर गया। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ पैर मुंह सुन्न होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव वह फालिज जैसे लक्षण दिखाई दिए। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु भी हो गई। ये बीमारी पहली बार मीना माता खाड़ी के आसपास रहने वाले लोगों में देखी गई, इस कारण इसे मीना माता रोग दिया गया। ये खाड़ी में फेंका गया, उसका भी मीना माता नाम था और वहीं के क्षेत्र में पाया जाना, इस वजह से इस रोग का भी नाम मीना माता रख दिया गया। ये ऐसा यहाँ से एक प्रश्न जो बना था वो प्रश्न था, इन मछलियों को खाने से मीना माता रोग होता है। तो जिन मछलियों में पारे की अधिकता होती है उन मछलियों को खाने से मीना माता रोग होता है। तो ये बॉक्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे येलो बॉक्स भी। ये यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को 2 पार्ट में बना रही हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट आपका छूटे ना, कंप्लीट होता रहे। आगे दिया है जल प्रदूषण पर नियंत्रण। जल प्रदूषण पे आप कैसे नियंत्रण रखें वो पॉइंट, ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि आप इसे कंट्रोल करें। नदी, तालाब आदि में कपड़े धोने व पशुओं को नहलाने आदि से बचें। पेयजल स्रोत की नियमित साफ सफाई करें। प्रत्येक नगर में वाहित जल संशोधन संयंत्र लगाकर जल में प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करके ही पानी को जल स्रोतों में जाने दें। अब यहाँ से आपका जल प्रदूषण समाप्त होता है और आपका आ जाता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है इसे देखते हैं। जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से धूल, गैस, धुआं व दुर्गंध आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाए कि उसमें वायु के मूल गुणों में अंतर आ जाए तथा उसमें मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होने लगे तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ये आपकी वायु प्रदूषण की डेफिनेशन है। वायु प्रदूषण के कारण कौन है, यानी कि वायु प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है, अब इसे देख लेते हैं। यहाँ दिया है पहला, वाहनों द्वारा। इतनी गाड़ी मोटर चलाई जा रही हैं, इनसे जो गैस निकलती है, धुआं निकलता है, जैसे कि कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। इनसे क्या है, वायु प्रदूषण होता है। इसलिए गाड़ी मोटर को होता है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा पैदल चले, साइकिल का प्रयोग करें, गाड़ी मोटर कम यूज करें। अगला है उद्योगों द्वारा। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जहाँ से धुआं निकलता है। रासायनिक खाद, इस्पात, सीमेंट व चीनी मिल आदि ऐसे हैं जहाँ से धुआं निकलता है, धूल निकलते हैं कि कड़वायु में मिलकर इसे प्रदूषित करते हैं। आपने ज्यादा अगर कुछ न देखा तो आसपास ईंट भट्टे जरूर देखें जहाँ पर बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती, तो देखते हैं कि वहां से धुआं निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके वायु को प्रदूषित करता है। आगे है प्राकृतिक स्रोतों द्वारा। प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। इनकी ज्वालामुखी द्वारा भी निकलने वाला धुआं क्या है, वायु प्रदूषण का कारण बनती है। आगे दिया है दुर्घटनाएं। कभी कभी मानव की असावधानी की वजह से दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि भोपाल गैस रिसाव हुआ था, आपको याद है, गैस रिसाव के कारण। वैसे बहुत सारे ऐसे घटना होती हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। अब आगे दिया है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव। ये कारण तो आपने देख लिए, लेकिन अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है ये देखिए। वाहनों, कारखानों से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो सांस द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर दमा, टीबी, एलर्जी व डिप्थीरिया आदि बीमारियां पैदा करती हैं। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रसायन वर्षा जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं।
अम्लीय वर्षा करते हैं, जो बहुत से और रीजन आप आगे पढ़ेंगे, जिसका प्रभाव पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा इमारतों पर पड़ता है। इमारतों पे शब्द आप देख रहे हैं तो ये आपका ताजमहल से जोड़ा गया है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण जो ताजमहल का व्हाइट कलर था वो अब पीला पड़ रहा है। आगे दिया है फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यानी कि CFC निकलती है, जो ओजोन परत को क्षरण करती है। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ओजोन परत को क्षीण करने के लिए सबसे प्रथम गैस है CFC और दूसरी है SO2। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हरित गृह प्रभाव का निर्माण करती है। इसकी अधिकता भूमंडलीय तापमान का कारण बन रही है, जिससे ध्रुवीय बर्फ तीव्र गति से पिघल रही है और बाढ़, समुद्रिक जल स्तर वृद्धि व तटीय क्षेत्रों में डूबने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ चुका है, तो प्रश्न आने के चांस फिर से बनते हैं। क्या है ये? भोपाल में स्थित, अभी हमने भोपाल गैस ताज़ी कांड जो बताया था वो यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा दिया गया है। भोपाल में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण के लिए मिग गैस का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो कीटनाशक बनाए जाते हैं उसके लिए मिग गैस का उत्पादन किया जाता था। मिग गैस जाता था 2-3 दिसंबर 1984 की शीत रात्रि में, यानी कि दिसंबर है तो शीत रात्रि होगी ही, जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि मिग गैस का अचानक रिसाव हुआ, जिसके कारण वायु प्रदूषण के कुछ घंटों में ही हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। भारी संख्या में जानवर भी मारे गए। इस घटना का भोपाल गैस तादी के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ था? ये एक मानव जनित दुर्घटना थी। आगे चलते हैं, वायु प्रदूषण को हम नियंत्रित कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करिएगा। आगे है वायु प्रदूषण नियंत्रण कैसे किया जाए। वायु प्रदूषण बचने के लिखित उपाय करने चाहिए। ईंट भट्ठों उद्योगों को शहर से दूर स्थापित करें। चिमनियों को ऊंचा करे वो इसमें धूम अवक्षेपक यंत्र लगाएं। इनसे जो चिमनियां उन्हें काफी ऊंचा लगाया जाए और उनमें धूम अवक्षेपक यंत्र लगाए जाएं। वाहनों को नियमित सर्विसिंग कराई जाए ताकि उनसे कच्चा धुआं न निकले, वो वायु प्रदूषण न फैला पाए। कूड़ा करकट व फसलों के डंठल आदि को न जलाए, बल्कि इसको किसी गड्ढे में डालें और खाद तैयार करें, क्योंकि जलाने से धुआं उत्पन्न होता है, जो इसमें काफी विषैले पदार्थ होते हैं। आगे है, घरों में परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, उपले आदि के स्थान पर सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि का प्रयोग किया जाए। आगे है, अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाए, क्योंकि पौधे एक ऐसी चीज है जो आपके हर तरह के प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। अगला पॉइंट है, वाहनों में यथासंभव CNG गैस का प्रयोग करें, यानी कि आप पेट्रोल डीजल से अच्छा है कि आप CNG का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। 2-3 घंटे बाद आपको इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण पर आधारित होगी। तो फिलहाल के लिए केवल इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।